शोबिस की फील्ड के अंदर इतनी चकाचौंध और इतनी रोशनी, इतना कंपटीशन है, इतनी एक रेस लगी हुई है। I started feeling, a little bit uncomfortable doing the characters which I was being offered at that time. दो ही रास्ते थे कि या तो मैं शोबिस छोड़ देता या फिर मैं वो सोबत छोड़ देता। जो जे डॉट के ओनर हैं सुहेल हामिद खान साहब, और उन्होंने और मौलाना तारिक जमील साहब ने उनसे ये कहा कि भाई ये तो इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, तो थिंक अबाउट हिम, कुछ सोचो इसके बारे में। बच्चे जो पहले अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो उनको यकीनन ऐसा करना पड़ा मुझे कि उनको फिर दूसरे स्कूलों में डालना पड़ा। 3-4 लोग काम करते थे सिर्फ। सही। आज अल्लाह की मेहरबानी से हम 100 से ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के बिजनेस में हूँ। मैं लोगों को उन स्टूडेंट्स को जो बाहर जाके फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो लोग जो एस्पिरेंट हैं और वो लोग जो हमारे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं। उनको हम गाइड करते हैं टू बी हाउ कैन दे अप्लाई फॉर वन ऑफ द pathways which could lead them towards the immigration और citizenship। अब हमारी तकरीबन 500 के लगभग पिटिशंस अप्रूव्ड हैं ग्रीन कार्ड की। भाग जाते हैं या फिर वो एंड टाइम पे आपका पैसा लेके आपको अलग अलग किस्म के तरीके बताते हैं कि नहीं यार आप डंकी लगा लो और ये कर लो वो कर लो। वो कंसल्टेंट जो आपको यकीन दिलाएंगे, आपको वीजा दिला के देंगे, हम मिल जाएगा, ये भी एक सेकंड रेड फ्लैग है कि भाई इसको कैसा इतना कॉन्फिडेंस है या श्योरिटी है कि ये वीजा लगा के देंगे। आइलैंड का जो वर्क परमिट वो देते हैं इनिशियली, उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हर तरह की फील्ड के लोग रिक्वायर्ड तो हैं, बट देयर इज अ लिस्ट देयर जो लोग उनको चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक 83, इफ आई एम सेइंग इट राइटली, 83 प्रोफेशंस जो हैं जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि वो पूरी एक लिस्ट है और हमारे क्लाइंट से हम बाद में शेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या है? जी, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक अलग यानी काउंसलिंग के अंदर हमारे जो सेक्शंस हैं वो हमने क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हैं वो अलग, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है वो अलग है। क्या कोई ऐसा वीजा भी है कि वो बंदा आए बोले भाई ये ले आप पैसे मेरा वीजा लगवा दो? कभी हुई आपको ऑफर के भाई कोई रमजान ट्रांसमिशन? जी, मैंने रमजान ट्रांसमिशन की भी है 1-2 साल। अच्छा। ऐसा नहीं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि सर अभी आप पे कैमरा है, थोड़ी सी ग्लेयर ले आए आंखों में, अभी ये हम पड़ी जा रही है, सर थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दें, तो मैंने कहा यार ये तो इससे अच्छा मैं एक्टिंग ही कर रहा था भाई। सभी ऑफर्स होते हैं, आते हैं रोज के, या कभी एक्टिंग में वापस आने का सोचा कि नहीं यार अब तो जरा बाल भी थोड़े सफेद हो गए, तो थोड़े नहीं ज्यादातर हो गए, सफेद ही हो गए। अब्बा दादा वादा का रोल कुछ मिल जाए तो कर लूंगा। अस्सलामुअलैकुम, थिंक पॉडकास्ट की एक और अमेजिंग एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। और जैसा कि हमने आपको हमेशा यही बताया है कि इस पॉडकास्ट चैनल का मकसद ये है कि हम आप लोगों को मशहूर सीईओज, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज की कहानियां सुनवाएं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत करके कामयाबी को हासिल किया। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है अली अफजल खान। इन्होंने अपने एक्टिंग के पीक करियर के टाइम पे अपनी एक्टिंग को छोड़ा और एक नई जर्नी का आगाज किया। तो आगे की बात अब वो खुद बताएंगे। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और मेरे सारे व्यूवर्स को, लिसनर्स को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर यानी मैं अगर एक थोड़ा सा एज अ फैन थोड़ा सा ले लूं, क्योंकि आपके ड्रामे जब आते थे तब हम बहुत छोटे थे और पीटीवी पे हमने आपको बहुत देखा। यानी अगर कहा जाए कि हमारे वालिद के एज ग्रुप के हीरो थे आप। तो सर माशाल्लाह ठीक ठाक करियर आपका चल रहा था, अच्छे खासे आप ड्रामों में आपके पास प्रोजेक्ट्स थे और खूबसूरत तरीन माशाल्लाह इंसान है आप। तो क्यों अचानक से आपने छोड़ दिया और फिर आप एक रिलीजियस उसकी तरफ चले गए? अच्छा, अचानक नहीं हुआ। ये पूरा एक इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है और पूरा एक फेज है विच आई वेंट थ्रू। ये बात तो सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने करियर के पीक पे एक्टिंग छोड़ी, और ये सोच के छोड़ी कि इससे पहले कि शोबिज वाले आपको ना पूछें और आप किसी काम के ना रहें और आप निगलेक्टेड हो जाएं, जो कि एक बहुत ही सैड स्टोरी है हमारी इस इंडस्ट्री की। और कि वो लोग जो जिनके पास काम नहीं होता और वो इतने डिमांड में नहीं होते, तो फिर वो बहुत ही एक वल्नरेबल लाइफ गुजारते हैं। और क्यों छोड़ा, उसकी वजह एक दीनी रुझान था, और जिसका जिक्र शायद आगे आएगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म से वाबस्ता था। वहाँ पे डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते थे, उसमें शोबिस के लोग भी थे,
और हम बैठ के वहाँ पे ये समझने की कोशिश करते थे कि ये जो कुरान मजीद है इसमें हमारी हिदायत के लिए क्या लिखा है, क्योंकि मोस्टली ये बहुत आयरॉनिक है कि हम लोग समझते नहीं हैं कुरान मजीद को। तो ये उसका मकसद था। तो वहाँ से मुझे ये था कि आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल डूइंग द कैरेक्टर्स व्हिच आई वाज बीइंग ऑफर्ड एट दैट टाइम। तो वहाँ से वो शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त तक चूंकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर ये कि जुनैद जमशेद मरहूम उनकी सोबत में, फिर मौलाना तारिक जमील साहब की सोबत में बैठना शुरू हुआ। तो फिर तो दो ही रास्ते थे कि या तो मैं शोबिस छोड़ देता या फिर मैं वो सोबत छोड़ देता। तो मैंने सोचा कि ये इस वक्त बेहतरीन टाइम है, अपने करियर की पीक पे छोड़ना मुनासिब भी है। और दीनी रुझान हुआ और फिर दीन के लिए फिर मैं तबलीगी जमात में भी उस वक्त उन लोगों के साथ निकला और वो पूरा एक फेज है जो गुजरा। गो कि मैं आज सोचता हूँ कि वो शायद मजहबी गलबा ज़्यादा था बजाय इसके कि मजहबी रुझान होता, क्योंकि आप किसी भी काम में रह के भी, यानी आप एक अच्छे मुसलमान या एक अच्छे दीनदार रहते हुए भी कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन सर ये दोनों ही चीजें बहुत अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ चीजें। यानी एक जो दुनिया रोशनियों से जगमगा रही है और दूसरी दुनिया जहां आपको सादगी से चलना है, तो मुश्किल नहीं हुआ यानी ट्रांसफॉर्म करना एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज से एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज में? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल। देखें, अल्लाह की तौफीक के साथ मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और बात यह है कि ये जो सफ़र है ना, ये अपने आप को जानने का सफ़र है। जब आदमी ख़ास तौर पे शोबिस की फील्ड के अंदर इतनी चकाचौंध और इतनी रोशनी और इतना कंपटीशन है, इतनी एक रेस लगी हुई है आगे निकलने की, तो उसमें अपने आप को जानने का टाइम ही नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे हम एक्टर्स लोग जो कि बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं और उसमें तरह तरह के कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे होते हैं, तो उसमें एक्चुअल आपका अपना जो कैरेक्टर है उसको जानने का मौका बहुत कम मिलता है। मुश्किल था, लेकिन ये कि नामुमकिन नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने एक्चुअली किसी को बताया नहीं इस बारे में। मैंने बस दिल में अल्लाह से दुआ की कि मैं अब ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ। और मैं एक साथ उस वक्त 2-3 प्रोजेक्ट में बिजी था और एकदम से आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि अगर आप आज छोड़ने का सोचें तो वो जो कमिटमेंट है आपकी अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, वो तो आपको फिर पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने किसी को बताया बगैर ये सोच के कि भाई अब आगे से मैंने कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कोई और काम नहीं करना। तो अब उसके बाद अजीब हुआ कि यानी उसके बाद मुझे इतनी ऑफर्स आना शुरू हो गई एकदम से, और मैं सोच रहा था कि शायद ये लोग मेरे छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहले मैं बिजी नहीं था, मैं एक साथ 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक साथ ही आपको दिन में 3-3, 4-4 कॉल्स आ रही हैं, वो भी डिफरेंट चैनल से। मुश्किल था, लेकिन ये कि अल्लाह की तौफीक के साथ आसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सही सर। तो जाहिर सी बात है, अब आपने एक एक्टिव करियर को जब छोड़ा, जाहिर सी बात है हर बंदा कहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अर्निंग के लिए काम कर रहा होता है। उस पीक टाइम पे जाहिर सी बात है, क्योंकि मोस्टली शोबिस के बारे में कहा जाता है कि लोग यहाँ सेविंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक क्लास मेंटेन रखना होता है, तो वो आप क्लास के चक्कर में जो है ना, कई लोग तो लोन्स भी ले लेते। उस दौरान जब जाहिर सी बात है आपके पास एक बहुत काम था, एक अच्छी अर्निंग हो रही होगी, आपने उस चीज को छोड़ा, फिर एक टफ टाइम भी ऑब्वियसली आता है, क्योंकि जब बंदा चीजें सीधी करता है तो फिर मुश्किलात भी उसको देखनी पड़ती है। तो क्या टफ टाइम आपने देखे उस दौरान? टफ टाइम वही होता है कि जो सब पे गुजरती है वही गुजरी हम पे भी, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एकदम से शोबिस छोड़ा हो और सामने कोई खड़ा हो कि भाई आप ये बिजनेस कर लें या ये काम कर लें। और ख़ास तौर पे हम शोबिस के लोग जो कि सिर्फ शोबिस में काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनके पास कोई दूसरा हुनर भी नहीं होता कि वो अब ये काम कर लेंगे। तो एक्टर्स तो ख़ास तौर पे अपने घर का बल्ब भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहाँ जिस जगह पहुँचते हैं वहाँ पे ऑलरेडी सेट लगा होता है, प्रॉप्स अरेंज्ड होते हैं, हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो टफ टाइम आया, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उसमें अगेन अल्लाह की तौफीक के साथ वो आसान हुआ। उसमें ये हुआ कि बच्चे जो पहले अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो उनको यकीनन ऐसा करना पड़ा मुझे कि उनको फिर दूसरे स्कूलों में डालना पड़ा, जो कि अच्छे स्कूल थे, लेकिन ये कि इतनी फीसेस नहीं थी उनकी।
और कुछ अरसे तक तो वाकई यानी कोई आपको सपोर्ट नहीं थी और सिर्फ अल्लाह तवक्कल था। लेकिन ये कि मैं जिन लोगों से मिला अपने इस जर्नी के अंदर, जब मैं तबलीग के लिए निकला, तो बहुत अच्छे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, ख़ासतौर पे मौलाना तारिक जमील साहब ने। तो उन्होंने हमेशा मुझे ये एनर्जी दी, हमेशा ये कहा कि देखो तुमने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए तुमने ये शोबिस को छोड़ा है, और वो भी तब छोड़ा है कि जब तुम इन डिमांड हो, तुम यानी बहुत काम कर रहे हो, तो तुम देखना कि एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ये लोग तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे। तो उस वक्त तो मैं ये समझता था असद कि भाई चलो इन्होंने एक ऐसे ही मुझे मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, मेरी हिम्मत बंधाने के लिए एक बात कह दी है, और ठीक है चलो ऐसा होता है। लेकिन बाद में आगे चल के मैं जब आया इस इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के बिजनेस में, और उसमें फिर वो हमारे शोबिस के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझे याद आया कि यार ये बात तो उन्होंने कही थी। अगेन मुश्किल ज़रूर था, लेकिन ये कि अल्लाह की तौफीक के साथ आसान हुआ, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उससे 10 टाइम्स बेटर हूँ तो गलत ना होगा, और चूंकि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, बेशक बेशक। तो मैं ये कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे कोई फाइनेंशियल, हाँ 1 साल का अरसा था कि 1 साल के अरसे के अंदर वो सारे हालात आए, उसमें बच्चों की एजुकेशन स्कूल चेंज करने पड़े, वो जो ज़िंदगी थी हमारी वो भी चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन क्या है कि जब अल्लाह की तौफीक आपके साथ हो, अल्लाह की मदद आपके साथ हो, तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं एक ज़माने में जब मैं ये तबलीग में आया शुरू में, तो मेरी वाइफ चूंकि डॉक्टर हैं, तो मैं उनको छोड़ने जाया करता था हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उनकी जॉब थी। तो उस वक्त मेरा हुलिया ऐसा था कि मैं खासी हद तक, यानी मैं दाढ़ी मैंने छोड़ दी थी, काफी बड़ी दाढ़ी थी, हमने भी दाढ़ी भी खासी बड़ी थी, पैंट शर्ट्स मैंने पहनना छोड़ दी थी, और शलवार कमीज और टोपी सर पे होती थी, जो एक मजहबी एक हुलिया है। तो मैं एक दिन अपनी वाइफ को छोड़ के मैं पार्किंग में बैठा हुआ था, तो एक खातून बूढ़ी सी आई वहाँ अब्बासी शहीद में। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं कि जो इलाज नहीं करवा पाते वहाँ पे, तो वो उनको लगा कि कोई ये पठान ड्राइवर बैठा हुआ है गाड़ी में। ओके। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि अच्छा नहीं, वो तो खैर नहीं पहचानी शुरू में। उन्होंने मुझसे कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, ये देखो टेस्ट कराने ये कराने। तो मैं एक्टर तो था ही अभी, यानी एक्टिंग का वो खत्म नहीं हुआ था। तो मैं एकदम से आई टर्न्ड आउट टू बी अ ड्राइवर। ओके। मैंने कहा अम्मा जी मैं तो खुद ड्राइवर है यहाँ पे, मैं तो खुद गरीब आदमी है, मैं कैसे आपको कर दूं ये सारा कुछ, मैं नहीं कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और कहा तू फिक्र ना कर, अल्लाह तेरे भी हालात चेंज करेगा, तू ये करेगा। मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। तो इस तरह की कभी-कभी इस तरह की मजेदार सिचुएशंस में आपको एनर्जी मिलती है। सर एक्टर तो वैसे भी बड़ा सॉफ्ट होता है, तो कहीं अभी भी कुछ है अंदर आपके इस एज में भी आके कुछ कर लेते हैं, आपस में बैठे हुए कहीं? अच्छा, एक्टर्स के साथ एक चीज ये है कि एक्टर्स सारे जो होते हैं, जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं, वो कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं। अच्छा। और वैसे वो उनको क्योंकि हर वक्त तो एक्टिंग नहीं कर सकते ना, तो उनको भी चाहिए होता है, एक रिलीफ चाहिए होता है अपनी जिंदगी में, टू बी देमसेल्व्स। तो मेरा ख्याल है मैंने ये देखा जब शोबिस के बाद देखा कि बहुत सारे नॉन एक्टर्स को मैंने एक्टिंग करते हुए देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक्टर्स यूजुअली, मेरा ये एक्सपीरियंस है, खासतौर मैं अपनी बात करूंगा कि वैसे आई ट्राई टू बी माई सेल्फ। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, तो मिलता था, अब तो ये 8-9 साल पहले की बात है कि आई हैव क्विट एक्टिंग एंड शोबिज। तो ये है। तो सर अच्छा, अब एक्टिंग करियर आपने छोड़ दिया, तबलीग की तरफ चले गए, सही है, दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई जी, और उसके बाद फिर कुछ अरसा आपकी अपीयरेंस बिल्कुल दिखी ही नहीं जी। तो अब वो तो एक पुराना चैप्टर हो गया जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैं सबसे पहले जुनैद भाई चूंकि मौजूद थे, और जुनैद भाई ने तकरीबन कोई 6-8 महीने हो गए, तो उनको और मौलाना तारिक जमील साहब को ये लगा कि यार इसने तो एकदम से एक्टिंग छोड़ दी है, और इसके हालात भी अभी ऐसे हैं कि बच्चों को, ये क्योंकि जुनैद भाई मेरे बहुत अच्छे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए, कि उन्होंने बड़ा मुझे यानी उनकी गाइडेंस भी रही, साथ हमने वक्त भी लगाया तबलीग में भी।
तो उन्होंने फिर ये बात, जो जे डॉट के ओनर हैं सुहेल हामिद खान साहब, उन्होंने और मौलाना तारिक जमील साहब ने उनसे ये कहा कि भाई ये तो इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, तो थिंक अबाउट हिम, कुछ सोचो इसके बारे में। तो फिर आई बिकेम वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज ऑफ जे डॉट, और उन्होंने ऑफर किया। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझ पे ऐसे ही मुझे वो फ्रेंचाइज ऑफर कर दी। उसके लिए आई हैड टू स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट टू बिकम अ फ्रेंचाइजी, और उसके बाद से फिर अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ चलना शुरू हो गई। लेकिन ये कि उसके बाद ये हुआ कि मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं वो ऑलरेडी इस इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बिजनेस में थे। अच्छा। और उन्होंने शुरुआत की थी उसको, इट वाज लाइक 2016 आई गेस। ओके। तो आज से 9 साल पहले की बात है, और 10 साल पहले की। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो मैंने कहा यार कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो फिर हमने ज्वाइन करना शुरू किया। मैंने ज्वाइन किया उनको, और उस वक्त हम 3-4 लोग काम करते थे सिर्फ। सही। आज अल्लाह की मेहरबानी से हम 100 से ज्यादा लोग हैं माशाल्लाह। तो कहा ये जा सकता है कि अभी अली अफजल साहब जो है वो इमिग्रेशन के बिजनेस में। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के बिजनेस में हूँ। मैं लोगों को उन स्टूडेंट्स को जो बाहर जाके फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अपनी बेसिक एजुकेशन करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो या पीएचडी हो, उनको वी हेल्प देम taking admission in foreign universities in foreign countries, number 1, and number 2, वो लोग जो एस्पिरेंट हैं और वो लोग जो हमारे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं ये। और वो लोग जो जिनके पास डिग्रीज हैं, एडवांस डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, ग्रेजुएट की डिग्री है, और उनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो उनको हम गाइड करते हैं टू बी how can they apply for one of the pathways which could lead them towards the immigration or citizenship. तो सर किस नाम से आपकी इमिग्रेशन फर्म जो है वो चल रही है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले अगर किसी को कहीं जाना है तो, क्योंकि ये तो अब जाहिर सी बात है आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है लोगों का पाकिस्तान से जाना। तो ये तो अगर आप नाम बताएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग तलाश में ही हो ऐसी किसी चीज। हाँ, अब नाम का तो ये है कि वो अब अल्लाह की मेहरबानी से वो कहते हैं ना कि मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर किए। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ हैं। लेकिन नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमेशा लोग ये कहते हैं कि यार ये जो कोरू वर्ड है आपका, कोरू कंसल्टेंट हमारी कंसल्टेंसी फर्म का नाम है, कोरू, यस, KORW, कोरू। सर बड़ा दिलचस्प नाम है, और दिलचस्प इसलिए है कि लोग कहते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, क्योंकि नाइदर इट्स एन इंग्लिश वर्ड नॉर उर्दू वर्ड, ये एक्चुअली न्यूजीलैंड की नेटिव लैंग्वेज का वर्ड है। और हमारी कंपनी क्योंकि न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी थी इन द बिगिनिंग, तो इसलिए हमने इसका नाम भी उसी न्यूजीलैंड नेटिव लैंग्वेज में रखा। और इसके माने एक अच्छा आगाज, एक अच्छी इब्तिदा, अ डॉन जिसे कह सकते हैं आप इंग्लिश में। तो सर अब एक अच्छा आगाज और एक अच्छी सुबह से हम आगे बढ़ते हैं, और मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जॉब करने के लिए माइग्रेट करना चाहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, मोस्टली लोग, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है लोग जिंदगी गुजारने के बावजूद भी वो वहाँ नेशनलेट शायद नहीं हो पाते, और फिर एक टाइम पे उनको यहाँ वापस आना पड़ जाता है। लेकिन मोस्टली लोगों की कोशिश ये होती है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाएं और जाकर अपना करियर बनाए और वहाँ सेट हो जाए। तो आप लोगों का कोई रिकॉर्ड है ऐसा यूएस वगैरह के हवाले से या यूके के हवाले से? अगेन बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स हैं इसमें। और अगर मैं ये कहूँ कि कोरू कंसल्टेंट ने जो रिकॉर्ड बनाया है, शायद हमारे कंटेम्पररी जो लोग हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, दे आर नॉट इवन क्लोज टू अस, अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन बाय विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड आई एम सेइंग दिस कि अल्लाह की मेहरबानी से, बिकॉज मैंने तो बताया हम लोग 3 लोगों से शुरू हुए थे, आज हम तकरीबन 100 लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो नाउ वी हैव गॉट अ वेरी मैसिव टीम ऑफ प्रोसेसिंग। मैंने नहीं सुना और देखा कि कहीं 30 लोग प्रोसेसिंग में काम कर रहे हों सिर्फ। तो अल्लाह की मेहरबानी से हुआ ये कि जब हमने इसका आगाज़ किया, तो हमने इसका आगाज़ किया कनाडा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से। और
कनाडा के अंदर हमारे पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते थे। या तो ये होता था कि आप इन्वेस्टमेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें, जो मोस्टली क्लाइंट्स यहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान में हमारे वो कम थे कि जो इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। सेकंड एक जो कैटेगरी थी उनकी एक्सप्रेस एंट्री थी यानी कनाडा की, और थर्ड जो थी वो पीएनपी यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की थी। तो वी स्टार्टेड ऑफ बाय ऑफरिंग आवर सर्विसेज फॉर कनाडा एंड देन आल्सो यूरोप, जर्मनी हमारी कंसल्टेंसी का हिस्सा बना। उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली, उसमें हमें जो जॉब सीकर वीज़ा था उसमें जेएसवी के अंदर बड़ी कामयाबी मिली। उसके अंदर EU ब्लू कार्ड उनकी एक और उनकी एक एक कार्ड है EU ब्लू कार्ड जो आपको मिलता है टुवर्ड्स सिटीजनशिप। तो वो उसमें हमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। और फिर लेटली इन 2021 or in the beginning of 2022, so we are the pioneers, alhamdulillah. We are the ones who introduced this program of EB2, which is employment based second preference of employment category, immigrant category here in Pakistan. और उसमें हमें अल्लाह ने बड़ी हैरत अंगेज कामयाबी दी और अब हमारी तकरीबन 500 के लगभग पिटिशंस अप्रूव्ड हैं ग्रीन कार्ड की। और ये कितने साल के उसमें? ये नहीं 3 साल 3-3.5 साल के अंदर 3 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि 500 पिटिशंस अप्रूव्ड हैं और ये सारे ग्रीन कार्ड की पिटिशंस हैं। यानी ये सारी फैमिलीज जो पाकिस्तानी हैं इनको ग्रीन कार्ड मिलेगा और तकरीबन 125 और 150 के करीब लोगों को ग्रीन कार्ड मिल चुका है एंड दे हैव मूव टू US एंड दे आर वर्किंग देयर, दे आर लिविंग देयर विद देयर फैमिली। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने हमें दी और मैं नहीं समझता कि कोई इसके क्लोज भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बहुत ही हम सब के लिए, हमारी पूरी कंसल्टेंसी फर्म के लिए, वहीं से हमारा देखा जाए हम तो 2016 से काम कर रहे थे, ये एक ब्रेक थ्रू भी था हमारे लिए और इसमें हमें ट्रिमेंडस कामयाबी मिली है। अच्छा सर, इसी हवाले से थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती हैं इस हवाले से कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है वो स्कैम्स कर देते हैं, पैसे खा जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर वो एंड टाइम पे आपका पैसा लेके आपको अलग अलग किस्म के तरीके बताते हैं कि नहीं यार आप डंकी लगा लो और ये कर लो वो कर लो। तो कहीं इन बातों में कुछ सच्चाई है या बस ये बातें ही हैं सर? नहीं, इसमें यकीनन कुछ ना कुछ सच्चाई तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट लाइक दैट, बिकॉज वो प्रोफेशनल लोग हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो स्कैम वाला है ये वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि हार्डली शायद 5% भी ना हो। ये वो लोग हैं जो आते हैं और जैसे वो कहते हैं ना कि हिट एंड रन वाले लोग हैं, आए बड़े बड़े ऑफिस खोले और आने वाले जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको अपनी ऑफिस से और अपने एम्प्लॉयज से अपनी करिज्मेटिक स्पीकिंग से मुतासिर करके एंड देन दे रैप अप विद इन अ ईयर और सो। तो इस तरह के लोग कम हैं ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में एंड सो आर वी अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम काम करते हैं। अच्छा, हमारा वो डंकी वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर हमारा लेबर तबका है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। वो लोग हैं जिनके पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है, नाइदर दे आर ग्रेजुएट्स नॉट दे आर फर्दर उनकी कोई एजुकेशन नहीं है इसमें, तो ज़्यादातर वो मजदूर तबका है। हमारा जो कंसल्टेंसी फर्म है वो तो है ही सिर्फ उनके लिए जो डिग्री, यानी उनके पास एडवांस डिग्री है या तो मास्टर्स की डिग्री है या फिर उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या हायर है। तो सारा ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है जो जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं उनको हम सिर्फ केटर करते हैं, लेबर तबके को नहीं करते। तो श्योरली आई कैन से दैट। लेकिन हमारे साथ तो स्कैम डिफरेंट तरीके का हुआ शुरू में, चूंकि हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे अपने क्लाइंट्स को। तो आपके साथ स्कैम से मुराद मिस कमिटमेंट हुई। अच्छा। कि हमारे वो क्लाइंट जिनको हमारी 50% पेमेंट वीजा ग्रांट होने के बाद मिलनी थी, वो वीजा मिलने के बाद वो चले गए मुल्क में और हमें उन्होंने बाकी की फीस नहीं दी। तो ये भी हुआ है हमारे साथ। लेकिन बहरहाल मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर नॉट लाइक दैट, वो जो कमिटमेंट करते हैं पूरी करते हैं। तो यस श्योरली, और हमें मेरा ख्याल है कामयाबी भी अल्लाह ने दी इसीलिए कि अगर वो लोग थे इस इंडस्ट्री के अंदर जो इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज थे, हमने आके अल्लाह की मेहरबानी से हमने, क्योंकि देखें ये वर्ड मैं जो कह रहा हूँ हमारा अब भी एज फार एज मैं थोड़ा सा अगर बयान कर दूं अपने EB2 NIW को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हो सकता है कि लोगों को अभी भी पता ना हो कि ये मैं कौन सी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ।
क्या है कि अमेरिका जाने के दो ही तरीके हैं, मेनली दो तरीके हैं, वैसे और भी हैं लेकिन मेनली दो तरीके हैं। या तो आपकी इमिग्रेशन होगी, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन होगी, कि या तो आपके कोई भाई या बहन या आपका कोई स्पाउस वहाँ पे होगा, वो आपके लिए पिटिशन को फाइल करेगा। दिस इज हाउ यू विल बिकम द ग्रीन कार्ड होल्डर ऑफ यूएस। या दूसरा तरीका है कि आप अप्लाई करें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कोई कैटेगरी हो। सो दे आर लाइक 5 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, मेनली EB1 employment based first preference, EB2 employment based second preference, and it goes further like this, EB3, EB4, EB5। तो हमने जो मुतारिफ कराया यहाँ पे प्रोग्राम EB2 with NIW। अच्छा, EB2 जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस है, इसमें दो कैटेगरीज हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो अभी तक जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है इसको, वो इसको एक्सप्लोर करें। एक तो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं, यानी वो लोग जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, 18 इयर्स की डिग्री है विद रेलेवेंट 5 इयर्स एक्सपीरियंस। और अगर मास्टर्स की डिग्री नहीं भी है, आई एम सॉरी, इससे पहले जो 18 इयर्स की जिनके पास डिग्री है, उनको तो सिर्फ 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। लेकिन जिनके पास 18 इयर्स की नहीं है और जिनके पास बैचलर की डिग्री है, लेकिन बैचलर 14 इयर्स वाला नहीं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ इंटर करने के बाद आप BA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, तो विद इन 14 इयर्स ऑफ टाइम स्पैन यू आर कॉल्ड लाइक बैचलर। ऐसा नहीं है। इसकी जो है, इसका जो बैचलर है ये 16 इयर्स पे मोहित है, ग्रेजुएशन यानी 4 इयर्स। 4 इयर्स। तो अगर इसके जो भी एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं अप्लाई करना, अगर वो 16 इयर्स की डिग्री है उनके पास और रेलेवेंट 5 इयर्स का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरी इज एक्सेप्शनल एबिलिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड बिजनेस। तो हमारे वो लोग जो साइंटिफिक फील्ड में हैं या कोई आर्ट की फील्ड में, अब आर्ट का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, चाहे वो एक्टिंग करियर से हैं, चाहे वो म्यूजिक की उससे हैं, चाहे वो किसी और आर्ट की फॉर्म से वाबस्ता हैं और उनको लगता है कि उनका फन जो है और उनका जो करियर है वो एक्सेप्शनल रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ EB2 NIW, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस विद नेशनल इंटरेस्ट वेवर। क्योंकि और हम we only deal with EB2 NIW because NIW का मतलब ये है कि US अपने नेशनल इंटरेस्ट में आपको सर्टेन वेवर्स दे रहा है और अभी भी दे रहा है, एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। और वो क्या वेवर्स हैं कि आप हालांकि अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के लिए, बट यू डोंट रिक्वायर अ जॉब ऑफर, नंबर 1। यानी you don't need to search out an employer there in order to have the sponsorship to file the petition on your behalf। सबसे बड़ा वेवर, ये बहुत बड़ा वेवर है। यानी आप वहां जाकर भी जॉब ढूंढ सकते हैं। वहां जाके भी जॉब ढूंढते हैं। जॉब तो आपको डेफिनेटली ढूंढनी पड़ेगी वहां जाके, लेकिन उन्होंने इसको आसान इसलिए बनाया है अपने नेशनल इंटरेस्ट में कि आपको एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको फिलहाल जॉब की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जॉब भी मिल जाए अगर आपको, जब अप्लाई कर रहे होते हैं आपको जॉब मिल गई, आपको स्पॉन्सर मिल गया, आपको एम्प्लॉयर मिल गया, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है जो कि बहुत सख्त है वहाँ पे। उनका काम ये देखना है कि भाई अगर तो कोई अमेरिकन यहाँ पे मौजूद है और उसको जॉब दी जा सकती है, तो व्हाई आर यू हायरिंग एनी फॉरेन पर्सन हियर। तो उसको फिर वो एक तरह से NOC लेनी पड़ती है लेबर डिपार्टमेंट से, जो डॉल कहलाता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। और एम्प्लॉयर बाज़ औक़ात स्टक हो जाता है कि वो बुलाना चाह रहा है किसी फॉरेनर को किसी फॉरेन कंट्री से, और वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए भी तैयार है, वो पिटिशन भी फाइल करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से सर्टिफिकेट नहीं है और वो अप्लाई करेगा तो बाज़ औक़ात 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकते हैं। तो अगेन आपको EB2 NIW के लिए यू डोंट रिक्वायर अ लेबर सर्टिफिकेशन, और ये बहुत बड़ा वेवर है। और इसके अलावा आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत मैसिव किस्म का वेवर है EB2 NIW। तो मैं चाहता हूँ हमारे वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और अब तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जरूर एक्सप्लोर करें इसको। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कहा जाता है कि US अगर किसी ने माइग्रेट करना है तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस भी शो कराना पड़ता है, फिर बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्टें होती हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो क्या है? और फिर क्या इसमें कोई ऐसा भी वीजा है कि जो जरा कम एक्सपेंसेस के साथ बंदा ट्रैवल कर जाए?
जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि EB2 NIW के लिए तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप शो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कनाडा की जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक सर्टेन उन्होंने स्लैब बनाए हुए कि आपका बैंक अकाउंट लाइक 3 to 4 months इतना होना चाहिए, समटाइम्स 6 months भी। लेकिन EB2 NIW के लिए आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की या एक मैसिव अमाउंट की आपके अकाउंट में होने की जरूरत नहीं है। और एज फार एज लाइक इन्वेस्टमेंट इमिग्रेंट कैटेगरी इज कंसर्न, तो उसमें है तो सही EB5 जो है वो एक इन्वेस्टमेंट इमिग्रेंट कैटेगरी है, लेकिन उसमें खासा ह्यूज अमाउंट है, लाइक $1,050,000 उसकी $1,050,000 $10,50,000, तो ऑलमोस्ट लाइक चली जाती है तकरीबन ऑलमोस्ट 28-30 करोड़ रुपए पे। तो ये तो खासा ह्यूज हो गया, राइट? लेकिन इसके अलावा जो एक नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी है वो है E2 कैटेगरी। E2 यस। अच्छा, E2 में सबसे पहले तो ये है कि आपको जो फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ द ट्रीटी कंट्रीज which has signed the treaty with US of navigation and other commerce and other things. तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमें इस मुल्क से बहुत सी शिकायतें होती हैं वहाँ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान इज अमंग दोज कंट्रीज जिसने ये ट्रीटी साइन की है अमेरिका से। हालांकि इंडिया इज आउट ऑफ द लिस्ट, अच्छा, चाइना इज नॉट अमंग द लिस्ट, तो पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने ये ट्रीटी साइन की है। सुन लें पाकिस्तानियों, सुन लें, देख लें, इतना बुरा नहीं बोला करें अपने मुल्क को। तो पहली मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज कि अगर आपका ताल्लुक उस कंट्री से है ही नहीं जिसने ये ट्रीटी साइन की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि यू हैव टू बिलोंग टू वन ऑफ द कंट्रीज विच इज साइन द ट्रीटी विद US, नंबर 1। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तानी हैं, तो सबसे पहली तो उसकी जो एलिजिबिलिटी वो पूरी कर दी आपने। नंबर 2, आप क्या करना चाहते हैं वहां पे, उसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप वहां पे जाके असरनो कुछ स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपका बिजनेस बैकग्राउंड हो, राइट? तो हो सकता है आप उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड ना हो लेकिन जिनके पास सेविंग्स हो और वो किसी बिजनेस में आना चाहते हो। तो अब उनके पास 2 ऑप्शन है, एक स्टार्टअप वीजा भी कर सकते हैं, यानी स्टार्टअप बिजनेस भी कर सकते हैं वहां जाके, और कोई एग्जिस्टिंग जो चेन्स हैं लाइक जैसे कोई बहुत सारी फ्रेंचाइजेस हैं उससे भी, यानी आप यू कैन बिकम वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज ऑफ दोज फ्रेंचाइजेस, ये भी कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ये है तो नॉन इमिग्रेंट वीजा E2 का, और मैं चाहता हूं कि सारे पाकिस्तानी इसको बहुत अच्छी तरह सुने, बिकॉज ये इसका सक्सेस रेशियो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो सक्सेस रेशियो है ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेस रेशियो है। तो उसमें से ये है कि जो भी बिजनेस आप प्लान करते हैं, चाहे आप वहां पे स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं या चाहे आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई चेन है वहां पे उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव अ बिजनेस प्लान। और वो बिजनेस प्लान ऐसा हो कि जो आपका बिजनेस है उससे मुताबिकत भी रखता हो, कंपैटिबल भी हो, वायबल भी हो, स्केलेबल भी हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस दिखाया तो कुछ और है और इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं $50,000 की, तो वो उससे वायबिलिटी का मसला आ जाता है। तो E2 में सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपका बिजनेस प्लान क्या है और अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को यूजुअली मशवरा देते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट शुड बी नॉट लेस देन $100,000। ओके। तो अब ये है तो नॉन इमिग्रेंट जिसमें आपको 2 साल का वीजा मिलता है, और 2 साल का वीजा मिलता है आपको और आपकी फैमिली को। यानी सर इसको जरा अगर हम पाकिस्तानी अमाउंट में कैलकुलेट करें, 1 लाख का मतलब हो गया 2 करोड़ तकरीबन 80-82 लाख रुपए, राइट? तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है EB5 वाली जिसका $1,050,000 था, तो वो तो तकरीबन 28-30 करोड़ तक पहुंच गया था ना। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए अगर उनका फ्लैट है, कोई घर है, तो ये एक वीजा है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2 साल की। 2 साल का वीजा ग्रांट होता है आपको, आपकी स्पाउस को, आपके वो बच्चे जो अंडर 21 ईयर्स में फॉल करते हैं उनको। और अच्छी बात यह है कि अगर आपका कामयाबी से बिजनेस चल रहा है वहां पे, तो हर 2 साल के बाद ये वीजा एक्सटेंड हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस तबका है हमारा वहां पे
जो जानबूझ के कन्वर्ट नहीं होता ग्रीन कार्ड पे एंड दे कीप लिविंग ऑन दिस वीजा. व्हाई? बिकॉज उन पे अगर वो बनते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन लग जाती है. हाँ, जबकि E2 वीजा के अंदर आप स्टिल लाइक यू कैन बी कंसिडर्ड एज एन एलियन और आप रेजिडेंट नहीं हो वहां के, तो आपका खासा आप उसको इनकम टैक्स के को कर्टेल कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा वीजा है, इन्वेस्टमेंट वीजा, E2 वीजा, और वो हमारे पाकिस्तानी जिनके पास ये सेविंग्स है वो ये कर सकते हैं. और अच्छी बात ये है, जैसे मैंने बताया कि हमारा रेशो इसके अंदर बहुत अच्छा है. अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2-2.5 करोड़ अगर PKR में आप कह रहे हैं तो ये एक बड़ी अमाउंट है आज भी. तो अमूमन ये होता है कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है, कि अक्सर सुना है कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है वो अपने पास पासपोर्ट्स रख लेंगे, या वो बहुत एक एक्स्ट्रा अमाउंट बोलेंगे नहीं आप सारी एक साथ पे कर दें और हम आपका वीजा लगवा के दे देंगे, ना आपको एम्बेसी जाने की जरूरत है ना कुछ. तो ऐसा कुछ है, ये क्या है? ये सबसे आपने अच्छा सवाल किया, बिकॉज ये हम जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं वो दे डोंट कीप योर पासपोर्ट विद देम. They don't ask for the passport until the visa filing is required. Okay. Right? और वो भी पासपोर्ट के स्कैन कॉपी चाहिए होते हैं, पासपोर्ट नहीं चाहिए होते. सही है. तो जैसे अब ये मैं समझता हूँ कि जो भी लिसनर्स हैं हमारे, उनके लिए एक तरह से अवेयरनेस है कि वो कंसल्टेंट जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ दे आस्क फॉर योर रियल पासपोर्ट, तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है कि आप सोचेंगे भाई पासपोर्ट क्यों मांगा जा रहा है, और वो कंसल्टेंट जो आपको यकीन दिलाएंगे आपको वीजा दिला के देंगे, हम मिल जाएगा, ये भी एक सेकंड रेड फ्लैग है कि भाई इसको कैसा इतना कॉन्फिडेंस है या श्योरिटी है कि ये वीजा लगा के देंगे. बिकॉज आप ये तो कर सकते हैं किसी के प्रोफाइल देख के कि जी ये चांसेस हैं आपके, उसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आप 100% गारंटी नहीं दे सकते किसी को भी, कोई अटॉर्नी नहीं दे सकता. तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया. पासपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड in the beginning of the process for immigrant category, और ये अगर हो तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है. अच्छा, और वो जो अमाउंट जो हमने शो करानी है 100 अच्छा, दूसरी बात आपने की अमाउंट. E2 के अंदर वो तो हमारी पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है कि जाहिर सी बात है कि once the client has signed the contract with us, हम उनको, and that varies person to person, but एक चीज जरूर है इसमें कि वो जो अमाउंट है, let's suppose $100,000 है, right? $100,000 में you have to have this amount, this hot cash in your account at least for the last 3-4 months. Okay. वो रखी होनी चाहिए. ये एक रिक्वायरमेंट है उसकी E2 की. और not only that, आपको उसमें से 30-40% हम अपने क्लाइंट को ये कहते हैं, बिकॉज E2 की कामयाबी का ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो इस बात पे है कि हाउ सीरियस आर यू, और आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इसके लिए. जब वो देखते हैं कि एक क्लाइंट अभी इंटरव्यू के लिए आया नहीं है, अच्छा इसका ताल्लुक एम्बेसी से नहीं है, काउंसलेट से. ओके. तो वो हमारे कराची के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, तो वो यहाँ पे काउंसलेट से ही उनको वीजा मिलता है, वहीं पे इंटरव्यू होता है यहाँ पे. तो आपको इस अमाउंट का सर्टेन हिस्सा, लाइक लेट्स सपोज 30%, 40%, इवन बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू यू शुड स्पेंड दिस मच अमाउंट. अच्छा, अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, अभी आपको वीजा नहीं मिला है, लेकिन हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि ये सर्टेन अमाउंट आप अभी यहाँ बैठे बैठे अगर आप करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई फूड चेन करना चाहते हैं, तो उस फूड चेन से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखा लें, आपने कोई इनिशियली साइन किया वो दिखा दें, आपने कोई जो उसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है यूएस के अंदर. राइट. तो अब जब आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं और आप ये $30,000-40,000 ऑलरेडी स्पेंड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग अ लीज और टेकिंग अ फ्रेंचाइज और टेकिंग और हायरिंग अ कपल ऑफ पीपल देयर, तो ये ही आपकी एक तरह से इंश्योरेंस बनता है कि जो वीजा ऑफिसर है वो देखता है कि भाई ये तो खासा इसने तो मतलब एफर्ट की भी है ऑलरेडी एंड इज वेरी मच सीरियस अबाउट इट. तो इसी बेस पे उनका वीजा लगता है. तो ये एक हमारा एक सीक्रेट टूल भी है, यानी स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन नॉट ओनली दैट, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो. तो ये सारी चीजें E2 के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट स्पेंड भी करनी चाहिए आपको, और फिर हम पर्सन टू पर्सन, केस टू केस गाइड करते हैं. ये डिपेंड करता है कभी केस टू केस. तो समटाइम्स आपको 5 साल का वीजा भी मिल जाता है. अच्छा. यस. तो लेकिन ये जरूर है कि आफ्टर एवरी 2 year दे
assess your business कि कहीं marginalize तो नहीं हो गया business, और अगर कामयाबी से आपका business चल रहा है तो वो फिर आप लोग कमिट क्या करते हैं? देखिए हम तो कहते हैं 2 years at least, सही, लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट्स को 5 years का भी मिला है। तो ये तो सर बोनस है ना, like 2 years, sometime 3, sometime 5 years also। और उन्होंने वैसे तो country to country भी अपना एक बनाया हुआ है, some countries have the visa 5 years, कुछ किसी को कम, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे कुछ क्लाइंट्स को 5 years का वीजा। यानी ये तो बंदे को कैसा लगता होगा, उसने 2 साल के लिए अप्लाई किया और 5 साल का वीजा लेकर जी आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हम कमिट नहीं करते 5 years का, बिकॉज इट डिपेंड्स, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। तो समटाइम 2 year वीजा इज ग्रांटेड टू यू एंड समटाइम्स 5 year वीजा कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड टू यू। अच्छा, अगर हम यूएस से आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि यूएस आपने कहा कि भाई 2-2.25 करोड़ मिनिमम बंदे के पास होने चाहिए, और फिर यूएस के अलावा आगे पीछे अगर देखा जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है जी, और दीगर कंट्रीज हैं, जैसे पुर्तगाल है, आयरलैंड है, और काफी जगह लोग माइग्रेशन कर रहे हैं और वो बुला भी रहे हैं, तो इन मुल्कों में भी आप लोगों की कोई स्पेशलिटी है और कुछ कम यानी लगाए? जी बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इट्स क्वाइट लाइक अ बिट सिमिलर विद NIW, EB2 NIW, बिकॉज द नेम ऑफ द वीजा इज NIV, नेशनल इनोवेशन वीजा। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, और ये इन्होंने लॉन्च किया है दिसंबर 2024 में। इट यूज्ड टू बी ग्लोबल टैलेंट वीजा बिफोर, और नाउ इट इज बीन कन्वर्टेड और मर्ज्ड इनटू दिस नेशनल इनोवेशन वीजा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो लोग जो कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हम यूएस नहीं जाना, कोई और कंट्री बताए हमें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये डायरेक्ट PR है एक्चुअली, राइट। और अगर इसमें अगेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपके पास 16 years बैचलर होना बहुत जरूरी है आपको, और अगर 18 years हो और इवन फर्दर हायर हो तो भी बहुत अच्छी बात है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस का एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है आपको, और आपको इनिशियली 5 years का वीजा मिलता है NIV के अंदर, और उसमें जब मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर करते हैं, यानी जो 5 साल का वीजा है, इसमें अगर आपने 4 साल वहां पे कंटिन्यूस लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो आफ्टर 4 years आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड वीजा, ऑस्ट्रेलियन NIV वीजा, नेशनल इनोवेशन वीजा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी एटलीस्ट बैचलर होना चाहिए, 2 years, और आपको प्रूव ये करना है कि आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड यानी प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में। तो उसमें कुछ तो होना भी चाहिए आपको, और कुछ जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंटेशन हमारी कि किस तरह से हमें उनका प्रपोज इंडेवर या उनके करियर को समराइज करके दिखाना है हमें ये। तो ये जाहिर सी बात है, ये सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से ही हासिल होता है। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए NIV के लिए, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट गुरु कंसल्टेंट। अच्छा सर, डॉक्यूमेंटेशन का वर्ड आपने यूज किया, तो अगर कोई बंदा किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे अपने मुल्क के लिए, और उसको क्या परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी? देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो उसकी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स में तो उसका पासपोर्ट आ गया, ठीक है, राइट, उसका ID कार्ड आ गया, ठीक है, उसके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, राइट, मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। तो इस तरह के सारे जो डॉक्यूमेंट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये भी है, पुलिस सर्टिफिकेट आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे US ने तो एग्जाम किया हुआ था पुलिस सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन फिर भी हम जस्ट टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड वी एडवाइज वेरी स्ट्रांगली टू आवर क्लाइंट टू हैव पुलिस सर्टिफिकेट, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल अगर आप लेके जाएं, बिकॉज वीजा ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सही है, क्योंकि सब कुछ पिटिशन अप्रूवल के बाद भी वीजा ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, सही। तो अच्छा यही है, हम अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं कि पुलिस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाएं। असद, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइक दिस NIV इज कि इसके अंदर इनिशियली कोई गवर्नमेंट की यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है इनिशियली अंटिल यू आर सिलेक्टेड। तो ये बहुत ही यही इस बात से इस यानी इस प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी पता चलती है कि इनिशियली इसमें कोई यानी आपने कोई फीस वगैरह नहीं ली, गवर्नमेंट की फीस नहीं है। ऑफ कोर्स हमारी कंसल्टेंसी की तो फीस होगी, लेकिन वैसे इनिशियली जैसे फीसेस होती हैं, आप कोई पिटिशन फाइल करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई। आपकी कंसल्टेंसी फीस का प्रोसीजर क्या है? 100% आप लोग लेते हैं या नहीं? देखिए 100% तो उनसे लेते हैं जो कामयाबी से अपना
सफर पूरा करते हैं, पूरा जर्नी जिनके साथ होता है। हमारे उसके अंदर एपिसोड्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उसको हम बाज़ औक़ात 4 होती हैं, बाज़ औक़ात 3 होती हैं। तो इनिशियली एक अपफ्रंट पेमेंट होती है, फिर पिटिशन फाइलिंग के बाद होती है, फिर बाकी की वीज़ा यानी पिटिशन अप्रूवल एंड वीज़ा ग्रांट होने पे। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि 100% शुरू में ले लिया, और क्योंकि ये एथिकल भी नहीं है कि आपने पूरी फीस ले ली, आपको क्या पता कि कोई केस आपने किया है, 100% तो श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए उसको हम डिवाइड करते हैं 4 एपिसोड में, 4 इंस्टॉलमेंट में, और फर्दर जैसे जैसे कोई माइलस्टोन हम तय करते रहते हैं, वैसे वैसे क्लाइंट भी फील कंफर्टेबल इन पेइंग दैट फीस। अच्छा, इसी में अगर हम जैसे एक मैंने, क्योंकि मेरा तो अभी इतना कहीं बाहर जाना हुआ नहीं है, लेकिन वर्क परमिट करके कोई वीजा मैंने बहुत सुना है। जी, वो क्या चीज है सर? कहाँ आप कर सकते हैं एलिजिबल? देखिए, वर्क परमिट तो डिफरेंट कंट्रीज में आप ले सकते हैं, लाइक कनाडा भी है और यूरोपियन और कंट्रीज भी हैं, लेकिन इस वक्त जो हम ऑफर कर रहे हैं वो आयरलैंड का चल भी बहुत रहा है। आयरलैंड का वर्क परमिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इनिशियली लोगों की जरूरत है वहां पे। और अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगेन 16 ईयर ग्रेजुएशन, और आपके पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस मौजूद है, वेल एंड गुड। और अगर आपके पास नहीं भी है, आप सिर्फ एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा। और इनिशियली आपको 2 साल का वीजा मिलता है, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग 21 months यू आर बिकम एलिजिबल फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ आयरलैंड, और आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप। तो जैसे मैंने कहा कि आयरलैंड का जो ये वीजा है इनिशियली आपको 2 साल का मिलता है, और इसमें अच्छी बात यह है कि आपका जो भी स्पाउस है उसको वहां पे जाके आयरलैंड में काम करने के लिए वर्क ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो भी काम कर सकता है या कर सकती है, जो भी आपका स्पाउस है। और बच्चे जो अंडर द एज ऑफ 18 years आर एलिजिबल टू अकम्पनी विद देयर पेरेंट। तो ये बहुत अच्छा वर्क परमिट है आयरलैंड का, जरूर आजमाएं, पाकिस्तानियों के लिए है, और मेरा ख्याल है कि उसमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आयरलैंड है, अभी बीच में देखा जाए तो पुर्तगाल के बहुत कैंपेन्स चल रहे हैं, पुर्तगाल के अलावा इटली के भी बहुत कैंपेन्स चल रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज सॉरी टू कट यू इन बिटवीन में एक चीज क्लियर कर दूं वहां पे कि ये जो आयरलैंड का जो वर्क परमिट वो देते हैं इनिशियली, उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हर तरह की फील्ड के लोग रिक्वायर्ड तो हैं, बट देयर इज अ लिस्ट देयर जो लोग उनको चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक 83, इफ आई एम सेइंग इट राइटली, 83 प्रोफेशंस जो हैं जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि वो पूरी एक लिस्ट है, और हमारे क्लाइंट से हम बाद में शेयर भी कर सकते हैं कि वो लोग who belong to one of those occupation, they have this edge, they have this advantage to contact us and to become and to have this work permit from us. तो सर अब हम निकलते हैं, यानी हम अमेरिका से होके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड, अब हम कहाँ जा रहे हैं फिर? अब हम जा रहे हैं, अगेन हम यूरोप में ही हैं कहीं अभी फिलहाल, और हम जा रहे हैं पोर्चुगल में। अच्छा, पोर्चुगल के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीजा है, दैट इज कॉल्ड D7 वीजा। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे, राइट, और जिनकी पैसिव इनकम भी है, वो अपनी पैसिव इनकम के थ्रू यानी वो इस वीजे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीजा, और उसमें आपके स्पाउस और आपके बच्चे अगेन आपको साथ कंपनी कर सकते हैं, और इट्स अ वेरी गुड वीजा, इट्स इजी टू गेट उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी में की हुई है, चाहे कहीं शेयर होल्डर हैं, चाहे स्टॉक में की हुई है, और एक मिनिमम स्लैब है विच इज अराउंड लाइक 800 euros। मैं उसकी बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो स्पाउस के भी हैं सबके, लेकिन ये कि इनिशियली अगर आपकी इतनी पैसिव इनकम मौजूद है कि अगर 800 euros इफ आई वुड कन्वर्ट इनटू PKR 2,70,000 rupees, इट्स नॉट दैट मच अमाउंट। लोगों को इतना रेंट आ रहा होता है, अगर आप 3 से लेके 4 महीने आपको सिर्फ दिखाना है अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि आपके पास ये एक पैसिव इनकम आ रही है, तो आपको पोर्चुगल का D7 वीजा मिल सकता है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर वाइफ, फॉर योर किड्स। तो वो लोग जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और पैसिव इनकम आ रही है, उनके लिए मैं समझता हूँ D7 वीजा इज द बेस्ट वीजा इफ दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग वन ऑफ। एज लिमिट सर इसकी क्या रहेगी? इसकी आइडियली तो हम कहते हैं कि लाइक 18 से 55 साल के दरमियान हो तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे कोई एज लिमिट नहीं है। एज आई मेंशन इट कि रिटायर्ड जो लोग हैं 60 से ऊपर भी हो सकते हैं, तो इसकी कोई वैसे एज लिमिट मेंशन नहीं है। सही। तो सर अब आयरलैंड भी हो गया, पुर्तगाल भी हो गया, पहले हम घूमे, सबसे पहले हम US घूमे,
हमने यूएस की बात की, EB2 NIW की बात की, फिर हमने इन्वेस्टमेंट वीजा E2 की बात की, फिर हमने ऑस्ट्रेलियन वीजा जो नेशनल इनोवेशन वीजा NIV की बात की, उसके बाद फिर हमने अभी पोर्चुगल की बात की, D7 की। सर तकरीबन अच्छा खासा तो मैं ही समझ गया हूँ ये बिजनेस मॉडल, आज सीख गया हूँ काफी कुछ मैं। देखें सर, जैसे अभी तक हमने एम्प्लॉयमेंट वीजास की बात करी और मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज की बात, जाहिर सी बात है हमारा एक बड़ा तबका यूथ और हमारा मेन फोकस भी जेनजी है, कि क्योंकि जेनजी नहीं आगे पाकिस्तान को लेके चलना है। जी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या किसी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, वो मास्टर्स के लिए जाना चाहता है जी। तो स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या है? जी, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक अलग, यानी काउंसलिंग के अंदर हमारे जो सेक्शंस हैं वो हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि उसमें जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हैं वो अलग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है वो अलग है, और स्टूडेंट काउंसलिंग को हमने बिल्कुल अलग किया हुआ है, एक्सक्लूसिव किया हुआ है। उसके काउंसलर्स भी अलग हैं, बिकॉज इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इमिग्रेंट सर्विस कैटेगरी। तो उसमें हमारे पास काउंसलर्स हैं, दे कैन हेल्प देम इन टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज यूनिवर्सिटी, और उसमें चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की अपने एप्टीट्यूड पे और उसकी अपने इंटेंशन पे। कुछ लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कुछ लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स कोरू कंसल्टेंट हेल्प देम इन टेकिंग एडमिशन ऑफ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड कंट्रीज। अच्छा सर, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, मजाहिया सा भी लगेगा आपको, लेकिन क्या कोई ऐसा वीजा भी है कि वो बंदा आए बोले भाई ये ले आप पैसे मेरा वीजा लगवा दें? नहीं, तो हम बोलेंगे आप रॉन्ग नंबर पे आए, क्योंकि पैसा लेके ये कहलाता है आम इस इंडस्ट्री के अंदर डन वीजा कहलाता है, राइट? और हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो इस तरह का, यानी जितने सारे लेजिटिमेट हमारे प्रोग्राम देखें, मैंने जितने प्रोग्राम्स की बात की, चाहे वो EB2 NIW है, चाहे वो E2 है, चाहे वो NIV है, चाहे वो पोर्चुगल का D7 है, चाहे आयरलैंड की, ये सारे वो हैं जो उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे प्रोग्राम मौजूद हैं। और मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ अपनी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि कोई गलत बात ना चली जाए। हो सकता है मैं इसमें मुझसे मिस्टेक हो गई हो, वी आर ह्यूमंस, बोर्न टू मेक मिस्टेक्स, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी वो इन्फॉर्मेशन दूं जो ऑथेंटिक हो। तो इसलिए ये वाला जो काम है ये हम नहीं करते, बिकॉज ये हम नहीं। वैसे ऐसा होता है कहीं, कभी सुना आपने कि नहीं यार बंदे ने पैसे दिए और फला ने उसका वीजा लगवाया और वो बाहर चला गया? सुनी सुनाई बात तो हमारे लिए भी है ये अभी तक। ये कैसे वर्क करता है वी डोंट नो अबाउट इट। सही। व्हाट इज हाउ, यानी लीगली आपकी नजर में कुछ ऐसा है नहीं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, सही, बिल्कुल नहीं। अच्छा अली भाई, एक बात बताइएगा कि ये तो सारे वर्क वीजाज, स्टूडेंट वीजाज, ये सारी चीजें हो गई। कुछ लोग बड़े घूमने के भी शौकीन होते हैं, विजिट वीजा भी होता है, कुछ लोग दुबई जाना चाहते हैं। अभी फीफा आ रहा है, जैसे मेरे ख्याल से 5-6 महीने बाद है, तो बहुत ज्यादा फुटबॉल लवर्स रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो किस तरह, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 मुल्कों में हो रहा है, गालिबन कनाडा में हो रहा है, US में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, तो वो अगर कोई मैचेस देखना चाहता है तो वो किस तरीके से वो नेचुरली उसके लिए आपको विजिट वीजा लेना पड़ेगा। हाँ। और चाहे वो अमेरिका का हो, कनाडा का हो, मैक्सिको का हो, तो ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं अमेरिका और कनाडा जाने में। तो लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका फर्स्ट। तो विजिट वीजे के लिए अगेन आपको द कैटेगरी ऑफ द वीजा इज कॉल्ड B1 B2 वीजा। इट्स ऑल अबाउट लाइक आप गोइंग देयर, सीइंग योर, लाइक टूरिज्म का भी है। हाँ। और एक बिजनेस रैकी वीजा भी है। ठीक है, अगर आप जाके इनिशियली अपने बिजनेस की असेसमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज आप, जैसे आपने कहा कि जो फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, इसके लिए भी बेस्ट ये है कि आपके पास यू हैव अ वेरी सॉलिड सब्सटेंशियल रीजन फॉर दिस एप्लीकेशन। अगर आप ये DS 160 कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन है इनिशियली जो आपको फिल आउट करनी होती है, तो उसमें आपके पास बहुत एक सॉलिड रीजन है कि भाई मैं ये फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहा हूँ। तो वो लोग जो भी देखना चाहते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप को, या अदर देन दैट भी जाना चाहते हैं US के लिए, तो उसके लिए भी नेचुरली जब हम इमिग्रेंट के लिए करते हैं, इमिग्रेंट कैटेगरीज के लिए, तो विजिट वीजे के लिए भी हमारी गाइडेंस है, हमारी सर्विसेज हैं, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट करो कंसल्टेंट। सर बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये तो हमने कुछ बात कर ली, बहुत ड्राई बातें कर ली, मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी खुश बातें हो गई। बिजनेस की कुछ बात कर ली, अब हम कुछ वो बात करते हैं जो हमें, आपके जो फैंस रहे हैं या हैं, ऑब्वियसली होंगे जी, तो उनके बारे में कि अच्छा, मैं क्योंकि बहुत देर से एक चीज सोच रहा था, मेरे दिमाग में आई कि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी रमजान भी आने वाले, रमजान ट्रांसमिशंस का। हाँ। तो एक बंदा जो बहुत वैसी एक
एक्टिंग के उससे रहा है, करियर से, और फिर बहुत कभी हुई आपको ऑफर के भाई कोई रमजान ट्रांसमिशन? जी, मैंने रमजान ट्रांसमिशन की भी है 1-2 साल, अच्छा। ऐसा नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इवन बिफोर एनीबॉडी हु इंडल्ज्ड इनटू रमजान ट्रांसमिशन, आई वाज द वन हु डिड इट लाइक वे बिफोर, पीटीवी से। ओके। पीटीवी से मैं और मेरे एक और काउंटर पार्ट थे, उन्होंने आफ्ताब अजीम साहब पीटीवी के अंदर बहुत नोन पर्सनैलिटी थे, खासतौर पे जो मजहबी प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस किया करते थे। तो मैं और मेरे वो जो काउंटर पार्ट फरहान अली आगा, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। सर वो तो बहुत, यानी मैं बड़ा फरहान अली आगा साहब का फैन हूँ, यानी वो सुपरमैन लगते हैं, बुढ़े ही नहीं हो रहे सर वो, पता नहीं क्या हाँ, खाते उनसे हैं पूछ के मुझे भी पूछना है सर, कि वो भाई बुढ़े ही नहीं हो रहे सर। हाँ, सही बात है, अभी भी बहुत जिम fit में है। घंटों लगे हुए हैं वो। सही बात। तो हम दोनों इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी चैनल ने शुरू किया था, मैं और फरहान हम वो कंडक्ट करते थे, रहमतों की रात या रमजान कुछ इस तरह का नाम था उसका, और हम 2 घंटे की ट्रांसमिशन किया करते थे, सही, 12 बजे से लेके 2 बजे तक। ओके। और उसकी बड़ी धूम मची उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में, क्योंकि लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 2 एक्टर्स बैठ के सूट के अंदर क्लीन शेव बैठ के और इंटरेक्ट कर रहे हैं उलमा से। और हमारे सेशन ऐसे नहीं होते थे कि हमें लिखे हुए सवाल दे दिए गए और हमने पूछ लिया उनसे, क्योंकि मैंने बताया कि हम कुरान मजीद के स्टूडेंट भी थे, मैं अभी भी हूँ, तो हमें थोड़ा बहुत इल्म था, तो हमें पता होता था कि हम क्या बात कर रहे हैं उनसे। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वह हम लोग एक तरह से वो एक डिस्कोर्स होता था हमारा उनसे, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते थे। तो उसकी बड़ी लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, और उसकी धूम परवेज मुशर्रफ साहब तक भी पहुंची, और बाद में उन्होंने हमें इनवाइट भी किया वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में, हम सब वहाँ पे गए थे हम दोनों। तो बहुत ही अच्छा होता तजुर्बा रहा हमारा। उसके बाद फिर डिफरेंट चैनल ने शुरू। अच्छा सर, जाहिर सी बात है अब एक अरसा गुजर गया, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैंने 1 साल फिर एक प्राइवेट चैनल के लिए भी किया। ओके। उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया, पता नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हो सकता है कि लोग इससे इख्तलाफ करें, कुछ लोग उससे वो भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें मुझे लगता है कि रमज़ान के अंदर जो बुनियादी चीज़ है जो आता है, वो इंसान अपनी इबादत पे अपनी आप कुरान पढ़ें, आप इबादत करें, आप जो भी करें, वो अब रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है वो अब एक तरह से एक फेस्टिवल बन गया है। सही। और एक उसमें इनामात और खेल और कूद बहुत कमर्शियल हो गया है। मैंने भी 1 साल किया एक चैनल के लिए, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि सर अभी आप पे कैमरा है, थोड़ी सी ग्लेयर ले आए आंखों में, सर अभी ये हम पड़ी जा रही है, सर थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दें, तो मैंने कहा यार ये तो नेचुरल चीज है। अच्छा मैं एक्टिंग ही कर रहा था भाई, कम से कम लोगों को पता तो था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। सही। ये कैसे मैं अब दीन के नाम पे, खैर ये मेरा अपना व्यू है। तो मुझे ऑफर हुई, बड़े चैनल से ऑफर हुई, मगर मैंने फिर मैंने किया नहीं उसको। जैसे मैं अब यही पूछना चाह रहा था कि एक टाइम गुजर गया आपको एक्टिंग छोड़े हुए, और अब आप एक बिजनेस की तरफ है और माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, तो अब कभी ऑफर्स आते हैं रोज के, या कभी एक्टिंग में वापस आने का सोचा कि नहीं यार अब तो जरा बाल भी थोड़े सफेद हो गए, तो थोड़े नहीं ज्यादातर हो गए, सफेद ही हो गए, अब्बा दादा वादा का रोल कुछ मिल जाए तो कर लूंगा। मेरे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में आज भी हैं, बड़े कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ नामवर डायरेक्टर्स भी हैं, और वो अब मायूस हो चुके हैं। उनको पता है कि मुझे 8-9 साल हो गए, मैंने कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं किया। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि देखें, अगर कोई अच्छा कैरेक्टर हुआ, मुझे ऑफर हुआ और मुझे लगा कि करना चाहिए, यू सी, क्योंकि अब अल्लाह की मेहरबानी से वो जो हमारा ब्रेड एंड बटर वाला मसला तो हल हो गया। पहले हम शोबिज में थे, ठीक है, शौक तो था अपनी जगह पे, लेकिन ये मसला भी था कि भाई अल्लाह ने इसको आपकी तरह से आपका ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी बनाई थी इसको, तो हम तो ऐसे यही समझ के करते थे। और अब उसके बाद अगर तो कोई चीज मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगेगी, कि कोई अच्छा कैरेक्टर हुआ, उसमें कोई ऐसा मुझे लगा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कसम खा ली कि मैं अब नहीं करूंगा, कर भी सकता हूँ। सही, ओपन रखा हुआ उसके लिए। सर 2 सवाल और लूंगा और उसके बाद हम इसको एंड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि बातें तो फिर होती ही रहेंगी, जितना मजा आ रहा है। लाइफ का कोई रिग्रेट आपको? रिग्रेट तो वैसे देखा जाए मटेरियलिस्टिकली तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन ये कि वैसे आपको ऑफ कोर्स आपके वो रिश्ते जो अब आपके साथ नहीं रहे, जैसे मैं अपने वालिद को बहुत मिस करता हूँ, और उनको रिग्रेट ये होता है कि यार जिस तरह से चाहिए था उनकी खिदमत करना, या बाद में हमने फाइनेंशियली भी हम ज़्यादा
हम कामयाब हुए तो हम उस तरह से नहीं कर सके जो करना चाहिए। वो बहुत यंग एज में चले गए, एट द एज ऑफ 52 ही पास्ड अवे। तो वो बहुत यंग थे, तो हम भी यकीनन बहुत यंग थे उस जमाने में। Obviously. तो वो मुझे बस ये होता है कि वो हमारी इतनी कामयाबियां जो भी अल्लाह ने हमें जिस मकाम पे रखा है, तो वो देख नहीं पाए एक्चुअली, और वो चले गए। तो बस ये एक रिग्रेट मुझे होता है कि मैं अपने वालिद को बहुत याद करता हूँ बहुत सारे मौक़ों पे, मगर मेरी वालदा का साया हमारे सर पे सलामत है। अल्लाह ताला उनके साये को हमेशा सलामत रखे, उनको उम्र खिज़र अता फरमाए। तो हम वो जो एक रिग्रेट है कि हम अपने वालिद के लिए वो नहीं कर सके, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी वालदा के लिए वो कर सकें। सर, हमारी नई जनरेशन के लिए एक मैसेज 2 लाइनों में। हाँ, मुझे बस मैं शेर में सुना देता हूँ उनके लिए, जबरदस्त हो जाए। कि देखिए क्या है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इंसान सब आए यहाँ पे काम करने के लिए, मेहनत करें अपनी, लेकिन यह कि बीइंग अ मुस्लिम, हमारी कुरान मजीद की एक दुआ है जब हम कहते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो हम अल्लाह से सबसे पहले कहते हैं या अल्लाह हमारी दुनिया, आप दुनिया अच्छी फरमाए और आखिरत भी। तो अगर हम दुनिया में कामयाब हो भी जाएं और आखिरत में नाकाम हो जाएं, तो फिर कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी 60, 70, 80, 90 साल की खत्म हो जाएगी और आने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा की है। तो जहाँ दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ आखिरत के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सब अकाउंटेबल होंगे अल्लाह ताला के सामने। और फिर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर जर्रा बराबर भी खैर की होगी तो अल्लाह इज सेइंग इन दिस आया दैट आई विल शो इट टू यू। यरा का मतलब ही शो, दिखाना है। तो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रा बराबर आपने कोई नेकी की होगी, यानी आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि यार ये कौन सा नेक अमल किया है मैंने, तो वो भी दिखाया जाएगा। एंड वाइस वर्सा, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जरा सा भी अगर आपने शर भी किया होगा तो वो भी दिखाया जाएगा आपको। तो जो भी करते हैं खुदा को अपने साथ लेके चलें, अपनी आखिरत को अपने साथ लेके चलें। और आखिरी शेर पे ख़त्म करता हूँ मैं कि वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का। क्या बात, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना। सर क्या अच्छा है सर, क्या। तो ये बस कोशिश करें, ये हम भी कोशिश करते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना टाइम दिया, और मेरे ख्याल से कि मुझे इस शेर के बाद कोई एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। और बस मैं ये कहूँगा कि उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा इस पॉडकास्ट से, और फिर इंशाल्लाह किसी ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।